हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग प्रीलिम्स 2025 के लिए आर्ट एंड कल्चर के 365 जनवरी महीने के जो आर्ट एंड कल्चर है उसको कवर कर रहे थे, जिसके आधे जो सेक्शन है उसको कवर किया गया था और बाकी जो बचा पार्ट है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है जा करके देख सकते हैं, जिसमें इसके आधे पार्ट को कवर किया गया था। बाकी आधे पार्ट को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसी के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट के जो 365 हैं उसको भी कवर किया जाएगा। ठीक है, जो PT 365 है अन्य सब्जेक्ट के, जैसे पॉलिटी हो गए, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, उनको भी प्रॉपर कवर किया जाएगा। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहें। सारे महीने के जो भी करंट अफेयर आपके हैं, PT 3 आपके प्रीलिम्स 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पब्लिश किए जा रहे हैं, चाहे वो विजन IAS के हो या फिर दृष्टि IAS के, उनको जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी ये सुर्खियों में क्यों है चर्चा में, जैसे जयपुर जो मल्लपुरम और मैसूर के बाद, कहाँ कहाँ पे, जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर के बाद श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया था और इसी कारण यह चर्चा में था। ठीक है, और इसमें 3 साल पहले 2021 में श्रीनगर को शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया था। ठीक है, बाकी अगर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क जो है UCCN, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति की बात करें 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है जिन्होंने रचनात्मकता को संधारणीय शहर विकास का एक प्रमुख माध्यम बनाया है। ठीक है, और इसमें शामिल किए गए शहर जो होते हैं वह दुनिया भर के 350 शहर इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। मतलब इन शहरों को जो है इसमें क्या किया गया है, इसमें जोड़ा गया है या फिर से इसमें शामिल किया गया है। शहरों को 7 रचनात्मक श्रेणियों में शामिल किया जाता है और इसमें कौन कौन से हैं, जैसे शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में, डिजाइन के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, पाक कला जो गैस्ट्रोनॉमी है उसके अंतर्गत, साहित्य क्षेत्र में, मीडिया कला के क्षेत्र में और संगीत के क्षेत्र में। मतलब टोटल जो है 7 क्षेत्रों में या 7 रचनात्मक जो श्रेणियां हैं उसमें इनको क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, UCCN में शामिल जो अन्य भारतीय शहर हैं, जिन्हें सिटी ऑफ म्यूजियम ग्वालियर, चेन्नई और वाराणसी को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में शामिल किया गया था। सिटी ऑफ फिल्म के रूप में मुंबई को, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत हैदराबाद को, मतलब पाक कला की बात कर रहा है। ठीक है, बाकी सिटी ऑफ जो क्राफ्ट एंड फोकस आर्ट्स के क्षेत्र में जयपुर और श्रीनगर को शामिल किया गया था। ठीक है, तो भारत के किन शहरों को शामिल किया गया है और किस शहर को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है, किस कला में शामिल किया गया है या किस श्रेणी में शामिल किया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, वर्ल्ड क्रॉप सिटी, यह कार्यक्रम 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये दुनिया भर में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में स्थानीय प्राधिकारियों, शिल्पकारों और समुदायों की भूमिका को मान्यता देता है। यह रचनात्मक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के अनुरूप है और दुनिया भर से शिल्प क्राफ्ट शहरों का एक परिवर्तनशील नेटवर्क क्या करता है, तैयार करता है। इसके साथ साथ श्रीनगर के स्थानीय शिल्प इसमें शामिल, जैसे पश्मीना शॉल हो गया, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी जो किया जाता है, हाथ से बने हुए जो कालीन हैं, कानी शॉल जो होता है, जो खत्मबंद अर्थात छतों की जो डिजाइन है वहाँ की। ठीक है, सोजनी शिल्प जो सुई से की गई कढ़ाई होती है, उसके साथ साथ जलक डोजी जो कढ़ाई की हुई गलीचे होते हैं, नमदा जो हस्त निर्मित गलीचा है, बसोहाली चित्रकला जो वैष्णव धर्म से संबंधित है, ये सभी, और पेपर मेस याद, ये सभी जो है इसके अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, और ये सभी जो है अपनी रचनात्मकता के कारण जो है यह विख्यात है। ठीक है, यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क से जुड़े अन्य तथ्यों की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना किया गया था 1964 में और सुश्री एलेन ओसबोर्न, बेडरविल्ड वेब और सुश्री मार्गरेट एम पैच और कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा इसका क्या किया गया था, इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय जो मंगलौर, भारत में विधानसभा सीट मद्रास प्रांतीय चुनाव के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली भारतीय महिला भी थी। योगदान इनकी अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, संगीत नाट्य अकादमी, केंद्रीय कुटीर उद्योगों एम्पोरियम और भारतीय शिल्प परिषद में उनका मुख्य रूप से योगदान देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यह यूनेस्को से संबंधित है और इसमें यह सलाहकार का दर्जा भी से प्राप्त है। यह किसकी बात कर रहा है, UCCN की। ठीक है, UCCN की। ठीक, इसका मुख्यालय 2021 से 24 के कार्यकाल के लिए WCCI का जो मुख्यालय है वो कुवैत में स्थापित किया गया था
और WCCI का जो मुख्यालय है वो अलग अलग कार्यकाल के लिए बदलता रहता है, या इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है, ठीक है। अलग अलग जो कार्यकाल हैं, जैसे 4 साल 5 साल का जो कार्यकाल होता है या फिर 2 साल का जो कार्यकाल होता है, तो उस समय में, उस टाइम ड्यूरेशन में इसके मुख्यालय को हस्तांतरित किया जाता रहता है, ठीक है, अलग अलग जगहों पे। ठीक। किलाड़ी उत्खनन यह चर्चा में क्यों था? तमिलनाडु के किलाड़ी में पुरातत्ववेत्ताओं ने संगम युग की क्रिस्टल कार्ड से बनी एक भार मापक इकाई की खोज की है, जिस कारण यह चर्चा में था। ठीक है, तो किस काल की है यह? संगम काल की है, संगम युग की है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम बात करें, जो किलाड़ी या किलड़ी है, यह तमिलनाडु में बैगई नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और तमिलनाडु पुरातत्व विभाग द्वारा इसका उत्खनन किया गया है। देखिए, ये जो है इसी की बात की जा रही है, ठीक है, इसी की बात की जा रही है। और यह जो है ऐतिहासिक सटीकता की पुष्टि करता है। उसके साथ साथ प्रारंभिक ऐतिहासिक काल, जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लौह युग, ठीक है, उसके साथ साथ अन्य जो संगम युग हैं उससे संबंधित विशेष रूप से यहाँ पे उससे रिलेटेड जानकारी प्राप्त हुई है। यह नगरीय बस्तियों की बात करें तो किलाड़ी पुरा स्थल में नगरीय सभ्यता की विशेषता भी देखने को मिली है, और इसमें उद्योगों के अस्तित्व भी देखने को मिले हैं। रंगाई उद्योग, कांच के मनके आदि विकसित अवस्था में था, जिसके साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तमिल ब्राह्मी लिपि यहाँ पे पाए गए हैं। मृदभांडों के कुछ टुकड़े भी यहाँ पे मिले हैं। संगम युग के बारे में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 3री शताब्दी ईसा पूर्व के जो साक्ष्य है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, संगम काल से तात्पर्य कवियों और विद्वानों की सभाओं से है। इसी युग की प्रसिद्ध जो महिला कवित्रियों की बात करें, संगम युग की जो प्रसिद्ध महिला कवित्री हैं वो अवैयार, नचैलयार और कक्कई पदिनियार, ये सभी जो है संगम काल की कवियत्रियाँ हैं। ठीक है, संगम कवियों को वर्ण के सामाजिक वर्गीकरण के रूप में जानकारी जो इससे हमें प्राप्त होती है, और ऐसा माना जाता है कि 3 संगम आयोजित हुए थे। पहला और तीसरा जो है मदुरै में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था वो कपाटपुरम में हुआ था। ठीक। संगम साहित्य जो है मुख्य रूप से तोलकाप्पियम, जो सबसे पहला संगम काल का क्या था, साहित्य था। ये तुतोकै और पतुपुत्तु, यह जो है इसमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, जुड़े, और इन्हें जो है जुड़वा महाकाव्य, जो शिलप्पादिकारम और मणिमेखलय, इसे जुड़वा महाकाव्य कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, शिलप्पादिकारम और मणिमेखलय को जुड़वा महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, जिसमें शिलप्पादिकारम की रचना इलंगो अडिगल ने की थी। शिलप्पादिकारम की रचना इलंगो और अडिगल द्वारा की गई थी, और मणिमेखला की रचना शीतलय सतनार ने की थी। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड कुछ अन्य जो तथ्य हैं, आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के अमरावती मंडल के धरड़ीकोटा गांव में एक ब्राह्मी अभिलेख प्राप्त हुआ था। धरड़ीकोटा गांव में मिले जो शिलालेख के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें शिलालेख के विषय में जो है, एक स्मारक पर दो पुत्रियों हताना और विनिया को एक परिचारिका यानी अटेंडेंट के साथ दर्शाया गया है। लिपि और इसकी भाषा जो है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का इस पर मुख्य रूप से उपयोग किया गया है। ब्राह्मी लिपि जो भारत की सबसे पुरानी लिपियों में से एक है, और इसका सबसे प्रसिद्ध जो प्रारंभिक प्रयोग है अशोक के शिलालेखों में देखने को मिलता है। इसकी विशेषता यह है कि यह अबुगीडा लिपि है, जो प्रत्येक वर्ण और अंतर्निहित स्वर के साथ एक व्यंजन का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, बाकी देखिए हड़प्पा सभ्यता ये चर्चा में क्यों है? इसकी खोज के हड़प्पा सभ्यता की खोज के 100 वर्ष पूरे हो गए, जिस कारण चर्चा में था। ठीक है, 20 सितंबर 1924 को सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हड़प्पा नामक स्थान पर इसकी खोज की गई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को कास्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसकी अवस्थिति 2000 से अधिक स्थलों पर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खोजे गए हैं। ठीक है, इसकी मतलब खोज की गई है, और इसके जो अधिकांश स्थल है वो सिंधु और सरस्वती नदी की घाटियों में देखने को मिला है। इसके जो टाइम ड्यूरेशन या समयावधि जो है 6000 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है, या फिर अस्तित्व में था। प्राक हड़प्पा या 6000 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक इसे माना जाता है, और ये इसका प्रारंभिक चरण था। परिपक्व जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका समय 2600 से लेकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है, और यह नगरीय सभ्यता थी। उत्तरवर्ती मतलब हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो सभ्यता आती है, जिसे उत्तरवर्ती चरण या उत्तरवर्ती प्राक हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, यह 1900 से लेकर के 1300 ईस्वी तक था, और यह जो है उत्तर हड़प्पा काल के नाम से इसे जाना जाता है, और यह मुख्य रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा।
देखिए हड़प्पा सभ्यता की कुछ जो विशेषताएं हैं, नगर नियोजन और स्थापत्य, यह ग्रिड पैटर्न अर्थात आयताकार ग्रिड पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ की जो सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। पकी हुई ईंटों का उपयोग यहाँ पे मुख्य रूप से किया गया था, ठीक है। मिस्र में धूप में सुखाई गई ईंटें का उपयोग किया जाता था, जबकि यहाँ पे पकी ईंट का उपयोग किया जाता था। सभी घरों को सड़क की नलियों से जोड़ने की मुख्य रूप से भूमिगत जल निकासी व्यवस्था थी, मतलब जो आपका साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। और नालियाँ जो हैं सभी घरों से निकल कर के छोटी छोटी नालियाँ बड़ी नाली में आकर के मिलती थी और नालियाँ ढकी होती थी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर यहाँ की स्थापत्य की बात करें तो जो दुर्गीकृत नगर प्राप्त हुए हैं, अन्नागार मोहनजोदड़ो का जो प्रसिद्ध स्नानागार प्राप्त हुआ है, बहुमंजिला इमारतें देखने को मिलती हैं, तो कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है अपने समय की जो एक विकसित सभ्यता के रूप में इसका विकास हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में अगर कृषि की बात करें तो कृषि कार्य जो किए जाते थे वहाँ पे जैसे लोहे की जानकारी तो इनको थी नहीं, हड़प्पा सभ्यता में लोहे की जानकारी नहीं थी, तो कृषि कार्य के लिए इनके द्वारा लोहे की फाल या लोहे की हल का उपयोग किया जाता था। और इनका जो मुख्य फसल था या इंपॉर्टेंट याद रखिए, गेहूँ चावल बाजरा जौ मसूर चना तिल, इन सभी फसलों के बारे में इनको जानकारी थी, ठीक है। और विश्व में सबसे पहले कपास का जो उत्पादन है वो हड़प्पा वासियों ने ही किया था, ठीक ठीक। यूनानी लोग इसे सिरोन कहते थे, सिरोन। जानवरों को पालतू सबसे पहले इन्होंने ही बनाया था, ठीक है। जैसे बैल भैंस बकरी भेड़ सूअर कुत्ता बिल्ली गधा कुबर वाले जो बैल हैं ऊँट हैं, इनको जो है इन्होंने मुख्य रूप से पालतू बनाया था। हड़प्पावासी हाथी और गैंड से भी परिचित थे, हाथी और गैंडा से भी यह मुख्य रूप से परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के शिल्प की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से इनके द्वारा कताई नाव बनाने का कार्य, मुहर बनाने का कार्य, टेराकोटा का निर्माण, कुम्हार के चाप पर स्वर्णकार मन का निर्माण आदि मुख्य रूप से किया जाता था। और मनका बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली जो सर्व प्रमुख सामग्री थी इसमें विविधता देखने को मिलती है, मतलब बहुत से पत्थर हो गए या फिर सारे जो धातु हैं इनका उपयोग किया जाता था मनका वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कर्नेलियन जो सुंदर लाल रंग का पत्थर होता है, जैस्पर क्रिस्टल क्वार्ज सेलखड़ी तांबा कांसा स्वर्ण जैसी धातुएं, ठीक है, शंख फेयांस टेराकोटा आदि इन सभी का उपयोग किया जाता था मनका आदि बनाने के लिए, ठीक है, जैसे आभूषण वगैरह, ठीक। ज़्यादातर सेलखड़ी से बनी मुहरें प्राप्त हुई हैं। व्यावसायिक उद्देश्य के लिए ताबीज बनाने के लिए पहचान के रूप में और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक। देखिए कला की अगर हम बात करें, कांसे की ढलाई इनके द्वारा किया जाता था, ठीक है। उसके साथ साथ जो है यह जो है नर्तकी की कांस्य मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, त्रिभंग नृत्य मुद्रा में खड़ी हुई हैं। पत्थर की मूर्तियाँ प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति प्राप्त हुई हैं, ठीक है। उसके साथ साथ लाल बलुआ पत्थर से बने एक पुरुष के धड़ मूर्ति का जो अवशेष है वो भी प्राप्त हुआ है। टेराकोटा की मूर्तियों में मात्र देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, सींग वाले देवता का मुखौटा प्राप्त हुआ है और खिलौने भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। व्यापार वाणिज्य, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार वाणिज्य की अगर हम बात करें तो यह आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार यहाँ पे होता था, ठीक है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र जो है इसको मेलुहा कहा गया है। मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं उसमें सिंधु को मेलुहा कहा गया है। इसके अलावा दो मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्रों दिलमुन जो कि बहरीन में है और मकरान जो कि मकरान तट पर स्थित है, इसका भी उल्लेख देखने को मिलता है। निर्यात की अगर हम बात करें तो हड़प्पावासी अनाज आभूषण मिट्टी के बर्तनों का निर्यात करते थे। और आयात किस चीज़ का करते थे, तो आयात जो है इनके द्वारा पतले तांबे कीमती पत्थरों का आयात किया जाता था, ठीक है। तो यह हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इन्हें आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की धर्म और संस्कृति की बात करें तो यहाँ पे देवता, इस सभ्यता के लोग मुहरों पर अंकित योगी मुद्रा में बैठे पुरुष देवता जिन्हें पशुपति या फिर आद्य शिव कहा गया है, इनकी पूजा करते थे। टेराकोटा की मूर्तियों पर इनका उत्कीर्ण देखने को मिलता है। मातृ देवी की मूर्ति या मातृ देवी की पूजा भी इनके द्वारा की जाती थी। हड़प्पाई समाज में लिंग पूजा भी प्रचलित था, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के किसी भी स्थल से किसी भी प्रकार के मंदिर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, तो याद रखिएगा इनके द्वारा मुख्य रूप से प्रकृति पूजा की जाती थी, किसी भी प्रकार के मंदिर यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक। और यह जो है वृक्ष जैसे पीपल और पशुओं की भी पूजा करते थे, ठीक है। लेखनी प्रणाली की बात करें तो इनकी जो लेखनी चित्रात्मक लिपि थी, हड़प्पाई लिपि वेस्टोफेंडम था, ठीक है, अर्थात एक पंक्ति दाएं से बाएं लिखी जाती थी, उसके बाद फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ठीक, वेस्टोफेंडम, ठीक है। भाव चित्रात्मक मतलब पिक्टोग्राफिक, यह जो है इनकी जो लिखावट होती थी
वह जैसे हम लोग लिखते हैं ऐसे ना लिख करके चित्रों के माध्यम से लिखते थे, ठीक है। जैसे ऐसे कोई चित्र बना दिए, ऐसे चित्र बना दिए, ठीक है, या फिर ऐसे चित्र बना दिए, चित्रों के माध्यम से बनाते थे, ठीक है। तो वही है कि हड़प्पा लिपि प्राप्त हुई है लेकिन उसको पढ़ी नहीं जा चुकी है, ठीक। तो ये जो है आपका पिक्टोग्राफिक तकनीक का उपयोग करके बनाते थे, ठीक है। और हड़प्पा लिपि अभी तक देखिए पढ़ी नहीं गई है, ठीक। तो ये कुछ हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ फैक्ट थे। बाकी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो महत्वपूर्ण स्थल है उसको अगर हम एक नज़र में देख लें तो कोटेदजी है पाकिस्तान में, हड़प्पा है पाकिस्तान में, मांडा जम्मू कश्मीर में, और यह हड़प्पा सभ्यता का सुदूरवर्ती उत्तरीय स्थल है। रोपड़ पंजाब में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सुतका गेंडोर यह पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है, चनहुदड़ो ये भी पाकिस्तान में ही है, ठीक है। उसके साथ साथ राखी गढ़ी आपके हरियाणा में है जो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है। कालीबंगा राजस्थान में है, आलमगीरपुर यह सुदूर पूर्वी इस स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में है, धौलावीरा है गुजरात में, दायमाबाद यह सुदूरवर्ती दक्षिणीय स्थल है जो महाराष्ट्र में स्थित है, लोथल है गुजरात में, और दैसलपुर गुजरात में है, और पड़ता बेट है ये भी आपके गुजरात में, ठीक है। और ये सभी हड़प्पाई स्थल है, ठीक। नेक्स्ट देखिए लोथल यह चर्चा में क्यों है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास को मंजूरी दी गई है जिस कारण यह चर्चा में था, ठीक है। बात करें अगर लोथल की तो यह पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत इसका विकास किया जाएगा, और यह जो है मुख्य रूप से सागरमाला कार्यक्रम जो है उसी के तहत इसका विकास होगा, ठीक है। और लोथल का जो ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो खंबात की खाड़ी के पास भोगवा और साबरमती नदी के बीच में स्थित है, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह फैक्ट इंपॉर्टेंट है, लोथल जो है यह खंबात की खाड़ी में साबरमती और भोगवा नदी के तट पे स्थित मतलब बीच में स्थित है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का यह एक प्रमुख शहर भी रह चुका है, और विश्व के सबसे पुराने मानव निर्मित गोदीबाड़ा जो डॉकयार्ड है वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, गोदीबाड़ा जो 2400 ईसा पूर्व पुराना है, ठीक है। लोथल गोदीबाड़ा की जो खोज है उस अवधि के दौरान समुद्री ज्वार पवन और अन्य समुद्री कारकों के बारे में इससे हमें जानकारी मिलती है। समुद्री विरासत परिषद के बारे में अगर और हम देखें तो इसका उद्देश्य क्या है, भारत की समृद्ध जो विविध समुद्री विरासत है इसको प्रदर्शित करना, इसी के साथ साथ विश्व में सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिषद बनाने की बात की गई है। इसमें जो प्रमुख परियोजना विरासत परिषद में विश्व स्तरीय लाइट हाउस संग्रहालय बनाया जाएगा, तटीय राज्य पवेलियन बनाया जाएगा, समुद्री थीम वाला इको रिजॉर्ट बनाया जाएगा, ठीक है। भारत की जो समुद्री विरासत के बारे में अगर हम बात करें तो प्राचीन विरासत 3000 से 2000 ईसा पूर्व प्राचीन है। मेसोपोटामिया के साथ समुद्री मार्ग से व्यापारिक संबंध जो है इसके थे, किसके, सिंधु घाटी सभ्यता के। वैदिक युग में 2000 से 500 ईसा पूर्व समुद्री गतिविधियों का सबसे प्रारंभिक उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। नंद और मौर्य काल में 500 से 200 ईसा पूर्व की बात करें तो मगध साम्राज्य की नौसेना को विश्व के इतिहास में दर्ज पहली नौसेना मानी जाती है, यह भी फैक्ट है, याद रखेगा। सातवाहन राजवंश 200 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी, वे जहाज़ों के प्रतीक वाले सिक्के जारी करने वाले पहले भारतीय शासक थे, ठीक है। गुप्त राजवंश 320 से 500 ईस्वी, गुप्त शासकों ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर कई बंदरगाहों का विकास किया था जिससे यूरोपीय और अफ्रीकी देशों के साथ समुद्री व्यापार का पुनर्जीवन करने में मदद मिला, ठीक है। बाकी अगर मराठों के समय की बात करें, इस समय भी इनके समय में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा नौसेना ने 40 वर्षों तक पुर्तगालियों और अंग्रेजों को रोक करके रखा था, और उन्होंने विजय दुर्ग और सिंधु दुर्ग जैसे तटीय किले भी बनवाए थे। कान्होजी आगरे इन्होंने 1699 में मराठा के बेड़े सरखेल एडमिरल के रूप में पदभार संभाला, और उन्होंने उन सभी किलों पर पुनः कब्जा कर लिया, ठीक है, जिन्हें मराठा नौसेना द्वारा पराजय के बाद सिंधिया को दे दी गई थी। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, चोल जो तीसरी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक, और इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समुद्री व्यापार विकसित किया और भारतीय संस्कृति का प्रसार किया था। पांड्य शासकों की अगर हम बात करें तो 6वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी तक इनके द्वारा रोम, मिस्र और चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए थे, और ये मुख्य रूप से मोती के व्यवसाय, ठीक है, नियंत्रण रखने के लिए इनको जाना जाता है। चेर राज्य इन्होंने 12वीं शताब्दी में यूनानी और रोमन के साथ व्यापार किया, और व्यापार मार्गों के लिए मानसूनी हवाओं का उपयोग आदि इनके द्वारा किया जाता था, ठीक है। बाकी जो अन्य सुर्खियों में रहे स्थल हैं उनकी अगर हम बात करें, गोवा के मॉक्सी गांव में चट्टानों पर नक्काशी नौपाषाण कालीन की जो प्राप्त हुई है, यह चर्चा में क्यों है। देखिए गोवा के मॉक्सी गांव में चट्टानों पर नक्काशी नौपाषाण कालीन है, और यह प्राचीन नक्काशी जो चट्टानें हैं आज से 20 साल
तो पहले जार्मी नदी के सूखे तल के पास मेटा जो बेसाल्ट चट्टान है यहाँ पर पाई गई है। इस प्राचीन चट्टान पर जेबू, बैल और मृग जैसे जीवों के अलावा अन्य कुछ पदचिन्ह और कैप्यूल्स पाए गए हैं। ठीक है, कैप्यूल्स की आकृति पाई। कैप्यूल्स क्या है? कैप्यूल्स जो वास्तव में चट्टानों में मानव द्वारा निर्मित कप के आकार के अर्धगोलाकार गड्ढे को कैप्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, भारत के प्रागैतिहासिक शैलचित्र उच्च पुरापाषाण काल, भारत में सबसे पुराने शैलचित्र इसे माना जाता है, उच्च पुरापाषाण काल में जो बनाए गए थे। ठीक है, और इसमें यष्ट यानी छड़ी नुमा मानव आकृतियों के अलावा बाइसन, हाथी, बाघ जैसे जीवों की आकृतियों का भी उत्कीर्ण किया गया है। इसमें मुख्य रूप से हरे व गहरे लाल रंग का उपयोग किया जाता था। मुख्य स्थल कौन कौन सा? भीमबेटका और ज्वालापुरम। भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में है, ज्वालापुरम है आंध्र प्रदेश में। मध्य पाषाण काल के जो स्थल हैं, सर्वाधिक जो संख्या में प्राचीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं वो मध्य पाषाण काल के ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इसमें मानव दृश्यों की प्रधानता देखने को मिलती है। मनुष्यों को समूह में शिकार और सामुदायिक नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है। जानवरों को प्राकृतिक शैली में और मनुष्य को शैलीगत तरीके से चित्रित किया गया है। और इसके जो मुख्य स्थल है वो पंचमढ़ी है और आदमगढ़ पहाड़ी। दोनों कहाँ पे है? दोनों मध्य प्रदेश में। ठीक है, नवपाषाणकालीन जो ताम्रस्थल है, ये मृद भांडों धातु के उपकरणों को दर्शाया गया इसमें, मुख्य रूप से किसमें? चित्रों में। ठीक है, इस युग के चित्रों में पहले की तुलना में जीवंतता और आत्मीयता का क्या दिखता है? अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, चित्रों में सफ़ेद और लाल रंग का अधिक प्रयोग किया गया है। इन रंगों को जो है हेमेटाइट और चूना पत्थर को पीस करके तैयार किया जाता था। चित्रों में पुरुष को अधिक साहसी और जानवरों को अधिक वयस्क और प्रभावशाली दिखाया गया है। इसके जो प्रमुख स्थल है वो चंबल क्षेत्र, दायमाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, श्रीकाकुलम ये चर्चा में क्यों था? श्रीकाकुलम जो आंध्र प्रदेश में है, इसकी भूली हुई विरासत की प्रतिष्ठा को फिर से बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिस कारण यह चर्चा में है। ठीक है, इसका जो प्रारंभिक नाम है वह त्रिकाकोल था और इस नाम का इस्तेमाल ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों द्वारा किया जाता था और यह कभी कलिंग साम्राज्य का हिस्सा था। कब? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। इसके बाद यह गजपति शासकों के अधीन आ गया और इसके बाद वेगी के पूर्वी चालुक्यों ने भी इस पर शासन किया था। यह काकतीय और विजयनगर साम्राज्य के अधीन भी रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, गजपति शासकों के अधीन रहा, उसके बाद वेकी और पूर्वी चालुक्यों ने भी इस पर शासन किया और उसके बाद काकतीय और विजयनगर के शासकों ने भी इसको अपने अधीन किया था। ठीक है, जो सांस्कृतिक स्थल है, बौद्ध स्थल की बात करें तो सालीहुंडम और दंतपुरी, ये दोनों क्या है? ये दोनों बौद्ध स्थल हैं। सालीहुंडम जो है, यहाँ से बौद्ध धर्म में सुमात्रा और अन्य पूर्वी देशों में फैला था। जैन धर्म की बात करें तो तंगम्या कोडा और रोट्टावलासा गांव, यह दोनों जो है जैन धार्मिक स्थल हैं। हिंदू मंदिरों में श्रीमुख लिंगम, श्री कुर्मम और आरसाविल्ली, ये सभी जो हिंदू धर्म से संबंधित स्थल हैं। नवपाषाणकालीन गुफाओं में नदी पहाड़ियाँ हैं। कलिंग राजवंश के बारे में, यह ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में यह मुख्य रूप से फैला है। मौर्य विजय कलिंग जो 261 ईस्वी में हुआ था, इसके बाद मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब्जा किया। युद्ध के दौरान हुई क्रूरता को देखते हुए इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इन्होंने ये कहा कि अब भेरी घोष नहीं होगा बल्कि अब धम्म घोष होगा। मतलब युद्ध के बल पर अब किसी भी राज्य को, किसी भी क्षेत्र को नहीं जीता जाएगा, बल्कि भाईचारे, सौहार्द या फिर कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के माध्यम से किसी को भी अपने में मिलाया जाएगा, न कि तलवार के बल पे मिलाया जाएगा। ठीक है, तो वहीं पे जो है अशोक ने कहा था कि अब भेरी घोष नहीं बल्कि धम्म घोष होगा। ठीक है, प्रमुख शासकों की बात करें, खारवेल जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ और यह एक प्रमुख शासक था। जैन धर्म को सांस्कृतिक संरक्षण देने वाला था और इसके द्वारा उदयगिरी और खंडगिरी में गुफाओं का निर्माण कराया गया। हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए भी इसे जाना जाता है। ठीक है, और हाथी गुम्फा अभिलेख जो खारवेल जिसने निर्माण कराया था इसका, इससे खारवेल के साम्राज्य और उसके शासन के बारे में हमें जानकारी भी मिलती है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो गुफाएं हैं, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं और हाथी गुम्फा अभिलेख, इसमें कुमारी पर्वत के रूप में इसका उल्लेख किया गया है और ये गुफाएं कुमारी पर्वत श्रृंखला में बनी हुई हैं। यह उड़ीसा में शैलकर्तित गुफा परंपरा की सबसे प्राचीन उदाहरण है। इनका निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मेघवाहन वंश के राजा खारवेल ने जैन भिक्षुओं के लिए करवाया था। उदयगिरी की गुफाएं हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो अभिलेख लिखे गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं। मध्य प्रदेश में विदिशा के नज़दीक उदयगिरी में अन्य गुफा समूह भी मौजूद है और यह गुप्त काल के दौरान निर्मित वैष्णव गुफाएं हैं। ठीक है, अरे देखिए,
हाल ही में पुरातत्वविदों ने तेलंगाना में नए पुरातात्विक स्थल की खोज की है, जिस कारण यह चर्चा में था। और ये किसकी खोज कहाँ पे की गई है? ओरागुट्टा, जो लौह युग का एक महापाषाण स्थल है। ठीक है, और यह भद्राद्री कोठागुडम जिले के गुडाला मंडल के दमराटोगु में 2 नए शैल कलाओं की खोज की गई है। देवरबंद मूला, यहाँ से केवल जानवरों के चित्र प्राप्त हुए हैं, मनुष्य हथियारों का कोई भी चित्र नहीं मिला है। आमतौर पर इस क्षेत्र में विशेष प्रकार के महापाषाण स्मारक पाए गए हैं, जिन्हें डोलमेनाइट सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। डोलमेनाइट सिस्टर्स कुछ युक्त समाधान संरचनाएं भी यहाँ पे देखने को मिली हैं, अर्धभूमिगत वहाँ पे पाई गई हैं। महापाषाण मेगालिथ के 3 मूल प्रकार हैं, जैसे कौन कौन से हैं? कक्ष युक्त कब्र है, बिना कक्ष वाली कब्र है, और ऐसे महापाषाण जो समाधान से संबंधित नहीं है, ये इनकी प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो ये चर्चा में था, याद रखिएगा। बाकी फणिगिरी, ये तेलंगाना, यह चर्चा में क्यों था? तेलंगाना के हेरिटेज विभाग ने सूर्यपेट जिला तेलंगाना के फणिगिरी स्थल पर इक्ष्वाकु काल से संबंधित सिक्कों के भंडार की खोज की थी, जिस कारण यह चर्चा में था। फणिगिरी, इसका अर्थ होता है सांप के फन के आकार की पहाड़ी, और यह एक बौद्ध स्थल है, और यह हैदराबाद से लगभग 110 किलोमीटर दूरी स्थित है। उत्खनन कार्य के दौरान यहाँ से प्राप्त जो पुरावशेष हैं, यहाँ पर उसमें महास्तूप, चैत्यगृह, विहार, बोधिसत्वों की आदमकद स्तूप मूर्ति, सातवाहन इक्ष्वाकु काल के ब्राह्मी लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो 2री या 3री शताब्दी के हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से महायान और हीनयान दोनों बौद्ध संप्रदायों से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे यह जानकारी मिलती है कि यह दोनों जो संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म के, साथ साथ रहते थे। बाबीकोड़ा मठ यह कहाँ पे है? देखिए, बजट की कमी के चलते बाबीकोड़ा स्थल पर रखरखाव और मरम्मत कार्य बेहतर तरीके से नहीं हुआ, जिस कारण चर्चा में था। और यह आंध्र प्रदेश के सालीहुंडम, थोट्टलकोडा, बाबीकोड़ा, बोज्जनकोटा, अमरावती बौद्ध सर्किट का यह क्या है? भाग है। ठीक है, जो फंड की कमी के कारण अपनी मतलब कह सकते हैं कि पतन की स्थिति में से गुजर रहा है। ठीक है, यह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के पास ही स्थित है बाबीकोड़ा, जिसका मतलब होता है कुएं की पहाड़ी। ठीक है, इसमें एक थेरवाद जो हीनयान बौद्ध धर्म है बौद्ध परिसर है, जिसमें महास्तूप, आचार्य विहार, चैत्यगृह, बुद्ध पदमंच और मुन्नत स्तूप भी देखने को मिलता है या फिर बना है। ठीक है, देखिए कुछ पर्सनालिटी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण आपके करंट हैं आर्ट एंड कल्चर से जो चर्चा में थे, उनको अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने महावीर जयंती के अवसर पर भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया था। ठीक है, बाकी जैन धर्म के बारे में अगर हम बात करें, जैन धर्म की उत्पत्ति लगभग वैदिक काल में मानी जाती है। क्रमिक रूप से इसमें 24 महान उपदेशक तीर्थंकर हुए थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। जैन धर्म में संप्रदाय को श्वेतांबर और दिगंबर, जैन धर्म के जो संप्रदाय हैं वे श्वेतांबर और दिगंबर है। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो आकाश को ही अपना वस्त्र मानते थे और निर्वस्त्र अवस्था में रहते थे। ठीक है, वर्धमान महावीर के बारे में अगर हम बात करें तो उनका जो जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली वर्तमान बिहार में हुआ था, उत्तरी बिहार में। उनके पिता का नाम सिद्धांत था, जो यात्रिक कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी। उनके द्वारा 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया गया। 42 वर्ष की अवस्था में कैवल्य अर्थात सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि नगरों में जैन धर्म के उपदेशों का प्रसार किया था। याद रखिए कहाँ कहाँ? कौशल, मगध, मिथिला और चंपा आदि जो नगर हैं, यहाँ पे मुख्य रूप से जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। 72 वर्ष की आयु में राजगीर के निकट पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में अगर हम बात करें, सत्य अर्थात सत्य, असत्य नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य, अविवाहित जीवन जीना, अहिंसा, हिंसा न करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना, अस्त्रीय चोरी न करना। ठीक है, बाकी जैन धर्म के जो त्रिरत्न है कौन कौन से हैं? साम्यक श्रद्धा, साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण, किसी के प्रति साम्यक श्रद्धा रखना, और साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण, अपने आचरण को ऐसा रखना कि आपकी आचरण से किसी को आहत ना हो। ठीक है, बाकी जैन धर्म में ईश्वर में विश्वास किया जाता है, लेकिन उसका स्थान जीन से नीचे है। ठीक है, जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है, लेकिन वह मानता है कि ईश्वर का जो अस्तित्व है जीन के नीचे है। जीन मतलब जिसमें महावीर स्वामी को जो कैवल्य की प्राप्ति, जो कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान बताया गया है, आत्मा को उसको नीचे बताया गया। ठीक है,
बाकी कर्म के सिद्धांत को माना जाता है और आत्मा के देहांतकरण को मान्यता दी गई है। ठीक, इसे माना जाता है कि आत्मा की भी मृत्यु, जैसे क्या कहते हैं कि हिंदू धर्म में क्या कहता है कि आत्मा अजर अमर है, जैन धर्म में माना जाता है कि आत्मा की भी मृत्यु होती है। ठीक है, और यह विश्वास किया गया है कि सबसे अधिक निर्जीव वस्तु में भी आत्मा का वास होता है, निर्जीव वस्तु में भी आत्मा का वास होता है। इसकी जो संगतियाँ हैं दो हुई हैं। एक हुआ था 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी, और इसमें महावीर स्वामी के उपदेशों को 12 अंगों में क्या किया गया था, संकलित किया गया था। दूसरा हुआ था 512 ईस्वी वल्लभी गुजरात में, और इसकी अध्यक्षता देवाधीश श्रवण ने किया था, और इसमें 11 अंगों में इसे व्यवस्थित किया गया। और उस समय तक 12 व अंग क्या हो गए थे, लुप्त हो चुके थे। ठीक, देखिए अन्य जो कुछ पर्सनालिटी न्यूज है, जैसे देवी अहिल्याबाई होलकर 31 मई 1725 से लेकर के 13 अगस्त 1795 ईस्वी तक इनकी 300वीं जयंती मनाई गई थी, जिसका चर्चा में थी। ठीक है, 1725 से 1795 तक यह रही थी। जन्म हुआ था 17 में महाराष्ट्र के अहमदनगर के चोड़ी गांव में। पिता का नाम था मानकोजी राव शिंदे, पति का नाम खंडेराव होलकर, ससुर का नाम था मल्हार राव होलकर। पेशवा बाजीराव के एक अधिकारी थे, उन्हें चौथ और सरदेशमुखी वसूलने के लिए मालवा में तैनात किया गया था। मालवा की रानी वे अपने ससुर की मृत्यु और पति की मृत्यु के बाद मालवा की शासिका बनी थी। ठीक है, और 1754 में कुंभेर के युद्ध में मारे गए थे। उनके पति जो है 1754 कुंभेर के युद्ध में मारे गए थे। इन्होंने अपने दत्तक पुत्र तुकोजीराव होलकर को सेनापति नियुक्त किया, और उन्हें मध्य प्रदेश में स्थित महेश्वर को होलकर वंश की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इनका प्रमुख योगदान क्या है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण इनके द्वारा कराया गया। यह मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे गुजरात तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर में पहला ज्योतिर्लिंग जो है इसे माना जाता है। इनका निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने जब 1024 ईस्वी में आक्रमण किया था। इसके बाद दिल्ली सुल्तानों ने 1297 से 1394 ईस्वी तक आक्रमण किया। औरंगजेब ने 1706 ईस्वी में हमला किया। सोमनाथ मंदिर का उल्लेख अलबरूनी ने किया है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर हो गया, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया, इन दोनों का निर्माण जो है इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, कला को संरक्षण दिया इन्होंने। संस्कृत विद्वान सुखाली राम और मराठी कवि मोरोपंत साहिर अनंत फंदी को अपने दरबार में इन्होंने संरक्षण दिया था। मोरोपंत इन्होंने रामायण और महाभारत पर राजनीतिक टीकाएँ लिखी थी। साहिर अनंत फंदी इन्होंने लावड़ी और पोवाड़ा की रचना की थी। सामाजिक विकास, इन्होंने महिलाओं की शिक्षा व विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया। सती प्रथा और अस्पृश्यता जैसी कुप्रथाओं के विरोध किया, इनके द्वारा किया गया। और इन्होंने भील और गोंड जनजातियों और निचली जातियों को भी मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया। आर्थिक जो है अगर बात करें आर्थिकी की दृष्टि से, उन्होंने एक सुव्यवस्थित कर प्रणाली लागू की। उनके साम्राज्य में माहेश्वर और इंदौर व्यापार एवं वाणिज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, और महेश्वर की साड़ी और वस्त्र उत्पादों को हस्तशिल्प के रूप में जीआई टैग जो है दिया जा चुका है। होलकर राजवंश के बारे में अगर हम बात करें, होलकर राजवंश जो मराठा संघ का एक महत्वपूर्ण भाग था, और राजवंश इसमें जो शामिल कौन था, नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया। तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तीसरा आंग्ल मराठा, इसमें होलकर राजवंश के शासक मल्हार राव द्वितीय 1811 से 1833, इन्होंने तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817-19 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महिदपुर की लड़ाई में मल्हार राव द्वितीय की हार के बाद 1818 में मंदसौर की संधि पर इन्होंने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, नाना जगन्नाथ शंकर सेठ, यह चर्चा में क्यों है, इनकी अगर हम बात करें तो 1803 से 1865 ईस्वी तक यह रहे थे। ठीक है, और इनका जो जन्म है वह महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुरबाडा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। और पिता जो है, उनके पिता का नाम शंकर मुरकुटे था, माता का नाम था भवानीबाई मुरकुटे। आदर्श प्रभाव क्या था कि व्यापारी और परोपकारी सर जमशेदजी जीजी भाया, यह बहुत प्रेरित थे इनसे। इनके जो योगदान है वो क्या है, मुंबई की वास्तुकार, उन्होंने बॉम्बे में इमारत, सड़क और मार्गों की योजना बनाने के लिए प्रमुख परियोजनाएं का नेतृत्व किया। शिक्षा के संरक्षक थे, परिवार के स्वामित्व वाली भूमि दान कर दी शिक्षा के उद्देश्य से इन्होंने स्कूल बनाने के लिए। ठीक है, और यह मुख्य रूप से बालिका शिक्षा पर भी फोकस करते, मतलब विशेष ध्यान देते थे।
इनके द्वारा बॉम्बे नेटिव स्कूल की स्थापना की गई। बॉम्बे नेटिव स्कूल की स्थापना इनके द्वारा की गई थी और कालांतर में यही स्कूल एल्फिस्टन कॉलेज के रूप में क्या हुआ, विकसित हुआ। सांस्कृतिक और विरासत इनके द्वारा भायखला में डॉक्टर भाऊदाजी लाड संग्रहालय को बढ़ावा दिया गया। भवानी शंकर मंदिर और राम मंदिर का निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और रेलवे परियोजना की अगर हम बात करें, इसमें इन्होंने उस समिति का हिस्सा थे जो 1853 में बोरीबंदर और ठाणे के बीच चली भारत की पहली ट्रेन परियोजना थी। यह भी जो है इसके द्वारा जो समिति बनाई गई थी उसके क्या थे, सदस्य थे। राजनीतिक योगदानों में बॉम्बे विधान परिषद के मनोनीत होने वाले पहले भारतीय थे और वह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के एक भारतीय सदस्य भी थे। ठीक है। अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान थे गंगाधर गाडगिल ने उन्हें आधुनिक भारत का वास्तुकार कहा था। अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान जो गंगाधर गाडगिल हैं, इन्होंने इनको आधुनिक भारत का वास्तुकार कहा था। ठीक है। दादा भाई नौरोजी और महादेव गोविंद रनाडे जैसे स्वतंत्रता सेनानी को इन्होंने प्रभावित किया था। महर्षि दयानंद सरस्वती चर्चा में क्यों है? इनकी 200वीं जयंती मनाई गई है जिसका इस चर्चा में थे। 1824-1883 तक यह सक्रिय रहे थे। 1824 में काठियावाड़ गुजरात में इसका आयोजन किया गया। और इनकी अगर हम बात करें, दयानंद सरस्वती, इनका मूल नाम था मूलशंकर और 1860 में स्वामी विरजानंद के सानिध्य में रहते हुए मथुरा में पाणिनि और पतंजलि की रचनाओं का अध्ययन करना तथा उपदेश देना इन्होंने शुरू कर दिया था। सत्यार्थ प्रकाश उनकी हिंदी की एक प्रमुख रचना है। वेद भाष्य भूमिका, यह वेदों पर उनकी टीका का परिचय है। वेद भाष्य या आयुर्वेद पर संस्कृत में एक वैदिक भाष्य की रचना भी इनके द्वारा की गई थी। इनकी वैदिक विचारधारा की अगर बात करें तो उन्होंने मानव निर्मित कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध किया। वैदिक विचारधाराओं को पुनर्जीवित करने पर बल दिया। वेदों की जो परम सत्ता है उसको स्वीकार किया। सत्यार्थ प्रकाश में वैदिक सिद्धांतों की ओर वापस मतलब वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया। धर्म का प्रचार किया। जाति प्रथा, उन्होंने दावा किया कि जाति वंशानुगत नहीं बल्कि व्यक्ति की प्रतिभा और स्वभाव निर्धारित करता है। ठीक है। जाति संस्था का पूरी तरह से विरोध नहीं किया था, लेकिन उन्होंने इसके भीतर महत्वपूर्ण सुधार की वकालत की थी। ठीक है। पूरी तरह से विरोध नहीं की, कहा कि इसमें सुधार होना चाहिए। ठीक है। बाकी छुआछूत प्रथा के खिलाफ थे वैदिक शिक्षा की वकालत इनके द्वारा किया गया। महिला शिक्षा या बाल विवाह और विधवा महिलाओं की बहिष्कृत स्थिति में रहने का भी इन्होंने विरोध किया। ठीक है। महिला शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण कार्य दयानंद सरस्वती के तो याद रखिएगा। ठीक है। इन्होंने कहा था कि अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। भारतीय छात्रों को समकालीन अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ वेदों के अध्ययन और अध्यापन करनी चाहिए, इसकी बात की थी इन्होंने। राजनीतिक दर्शन की बात करें तो प्रबुद्ध राजशाही का विचार इन्होंने ही दिया था। इन्होंने मनुस्मृति से बताया था कि यह अवधारणा जो प्रबुद्ध राजशाही की अवधारणा मनुस्मृति से इन्होंने उधार लिया था। ठीक है। जो पूरी तरह से धर्म के पालन पर आधारित था। दूसरा, कुछ हद तक विरोधाभासी धारणा जैसे निर्वाचित प्रतिनिधित्व यानी लोकतंत्र से संबंधित सामाजिक कार्य, जैसे उन्होंने गोरक्षा आंदोलन और शुद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की। हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम और ईसाई धर्म अपना चुके लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाना का मुख्य रूप से इन्होंने प्रयास किया। स्वराज के विचार में 1876 में पहली बार स्वशासन शब्द का प्रयोग जो किया गया था इन्हीं के द्वारा किया गया था। इंडिया फॉर इंडियंस मतलब भारत जो है वो केवल भारतीयों के लिए, यह इन्होंने ही कहा था। लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने भी आगे चल करके लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत केवल भारतीयों के लिए। सबसे पहले इसे जो है दयानंद सरस्वती ने ही कहा था। ठीक है। और इन्होंने अंग्रेजों की आलोचना की। उसके साथ साथ उन्होंने उन्हें स्वदेशी के लिए प्रेरित किया। जो भारतीय हैं, राजा रजवाड़े हो गए, देसी रजवाड़े हो गए, उसमें के राजा जो होते थे, ठीक है, उन लोगों को स्वदेशी के लिए इन्होंने प्रेरित किया। ठीक। आर्य समाज के बारे में देखिए। आर्य समाज जो 1875 वैदिक स्कूल का स्थापना हुआ। बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की गई और इसके संविधान को लाहौर में अंतिम रूप दिया गया। यह एक एकेश्वरवादी हिंदू व्यवस्था है जो अनुष्ठानिक कर्मकांडों और सामाजिक हठ धर्मिताओं को नकारता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदू धर्म को काल्पनिक मान्यताओं से दूर ले जाना। ठीक है। कृवंतो विश्व आर्य समाज का नारा था, जिसका अर्थ होता है विश्व को आर्य श्रेष्ठ बनाते हुए आर्य संसार को मनुष्य के रहने के लिए सभी तरीके से सर्वोत्तम स्थान बनाएगा।
आर्य समाज के प्रमुख महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिकता के विचार पर आधारित है। जैसे शुद्ध ज्ञान के स्तुत ईश्वर हैं, कार्यों का नैतिक औचित्य अनिवार्य है, अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान की किरण की आवश्यकता जो है वो दूर करती है, उससे दूर करती है। इसके शैक्षिक संस्थान और अनाथालय खोला गया था इन्हीं के द्वारा। 1886 में लाहौर में पाला दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल जो है इन्होंने खोला था। ठीक, उसके साथ 1892 में आर्य समाज का गुरुकुल रूढ़िवादी और कॉलेज समूह उग्रवादी में विभाजन कर दिया गया। रूढ़िवादी गुट के नेता स्वामी दयानंद और उग्र सुधरवादी गुट के नेता लाला हंसराज थे। ठीक है, याद रखिएगा दोनों। यह विभाजन इस बात को लेकर हुआ था कि किस भाषा को बढ़ावा दिया जाए और किस प्रकार का भोजन किया जाए, इसको लेकर के हुआ था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बारे में देखिए। स्वामी विवेकानंद इन रॉक मेमोरियल और इसके नज़दीक अवस्थित शिलाओं पर उत्पत्ति तिरुवल्लुवर प्रतिमा स्थल की यात्रा की। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी तक सक्रिय रहे। इनका जन्म अगर हम बात करें तो 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र था और उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, माता भुवनेश्वरी देवी, आध्यात्मिक गुरु श्री रामकृष्ण, प्रमुख शिष्य मार्गरेट नोबल, सिस्टर निवेदिता। विवेकानंद रॉक मेमोरियल विवेकानंद रॉक मेमोरियल की अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण है 1970 ईस्वी में किया गया था और ऐसा माना जाता है कि यह वही जगह है जहाँ स्वामी विवेकानंद ने एक बार ध्यान किया था या ध्यान लगाया था। ठीक है, और यह भी माना जाता है कि यह वह शिला है जहाँ देवी कन्याकुमारी ने भगवान शिव से प्रार्थना किया था। ठीक है, इनका योगदान और विरासत की बात करें, वेदांत दर्शन का प्रचार किया, उत्तर मीमांसा को देवता कहा जाता है, इसमें अद्वैत विशिष्टाद्वैतवाद और दैतवाद तीनों दर्शन को शामिल किया था इन्होंने। ठीक, शिकागो विश्व दर्शन जो 1893 में हुआ था। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो इनके द्वारा 1897 में की गई थी। हाल ही में प्रतिष्ठित भारतीय उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। ठीक, अभी नहीं हुआ, बहुत पहले ही हो गया था। ठीक है, $5 बिलियन से बढ़कर के $100 बिलियन टाटा समूह का राजस्व इन्होंने हो से अधिक हो गया है और यह समूह भारत में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। दुनिया की सबसे किफ़ायती कार है टाटा नैनो। पेटा इंडिया द्वारा रतन टाटा को उनकी अविन्या कॉन्सेप्ट कार में वीगन इंटीरियर पेटा इंडिया द्वारा रतन टाटा को उनकी अविन्या कॉन्सेप्ट कार में वीगन इंटीरियर के उपयोग के लिए काउ फ्रेंडली फ्यूचर अवार्ड से सम्मानित किया था। उसके साथ साथ इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्यावरण संरक्षण और पशु कल्याण को बढ़ावा देना। इन्हें 2000 ईस्वी में पद्म भूषण दिया गया था, 2008 में पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए पुरस्कार और सम्मान, ये सुर्खियों में पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, M.S. स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर इनको जो है दिया गया है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तियों को किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और नाम की जो सिफारिश है किसी व्यक्ति को सम्मान देने की सिफारिश भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति से की जाती है, प्रधानमंत्री करता है। ठीक, और सम्मान भारत रत्न प्राप्त करता भारत रत्न प्राप्तकर्ता को सम्मान के रूप में एक पदक और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद अर्थात प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके तहत किसी भी प्रकार की मौद्रिक राशि नहीं दी जाती, याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। स्थापना 2 जनवरी 1954 को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था और अनुच्छेद 18 सब फर्स्ट इसके अनुसार इस सम्मान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने नाम के आगे पीछे या उपाधि के रूप में भारत रत्न शब्दावली नहीं लगा सकता, नहीं जोड़ सकता। ठीक, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले जो आरंभिक व्यक्ति पहली बार यह सम्मान 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर
सीवी रमन को दिया गया था। और दूसरे देशों के नागरिकों को भी यह पुरस्कार दिया जाता है। मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला ऐसे विदेशी को भी यह भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। ठीक है। प्रारंभ में यह सम्मान व्यक्ति के मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। हालांकि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को यह सम्मान उनकी मृत्यु के बाद दिया गया था और तब से मरणोपरांत भी यह दिया जाने लगा है। 2014 में सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। ठीक है। और सबसे कम उम्र के व्यक्ति और प्रथम खिलाड़ी स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 3 पुरस्कार दिए जा सकते हैं। हालांकि अपवाद स्वरूप 2024 और 1999 में 5 और 4, 24 में 5 लोगों को और 99 में 4 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। इसके देखिए डिजाइन, निर्माण, इन सबसे रिलेटेड जो फैक्ट है वो देख लीजिएगा पहुँच करके आप। नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें, नोबेल जो भौतिक में, रसायन में, साहित्य में, चिकित्सा में, शांति में दिया जाता है। ठीक है। और रसायन का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी पुरस्कार विजेता को क्या मिलता है अगर देखें तो नोबल डिप्लोमा विशिष्ट कलाकृत प्रस्तुति नोबेल मेडल मिलता है। 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की पुरस्कार दी जाती है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग, इनकी प्रमुख कृति द वेजिटेरियन, द वाइट बुक, ह्यूमन एक्टर और ग्रीक लेसन्स, इसके लिए जो है दिया गया था। पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार जो दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति भवन में इसे दिया जाता है। और भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। 1954 में इसका स्थापना किया गया था। हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दिया जाता है। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए, पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए। ठीक है। तो किस पुरस्कार को किस लिए दिया जाता है ये भी याद रखिएगा। कला, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा और खेल जैसे अलग अलग विषयों में शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक। यह पुरस्कार कोई उपाधि नहीं है, इसलिए यह पुरस्कार प्राप्त करने अनुभव पुरस्कार, देखिए 7वां अनुभव पुरस्कार समारोह जो हुआ था विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ था। यह पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। यह अनुभव लेखन अनुभव पोर्टल पर अनुभवों के साझाकरण पर आधारित है। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा साझा किए गए अनुभवों के आधार पर भविष्य में सुशासन और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देना। मतलब जो एक कह सकते हैं कि जो लोग पहले कार्य कर चुके हैं, रिटायर हो गए हैं, उनके अनुभवों को प्राप्त करना और उनके अनुभवों को अन्य जो आने वाले लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको प्रदान करना, जिससे कि शासन व्यवस्था अच्छे से चलाई जा सके। ठीक है। वीरता पुरस्कार, राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर यह जो पुरस्कार है यह CAPF जवानों के लिए 103 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी थी। वीरता पुरस्कार के बारे में, पुरस्कारों का जो वरीयता क्रम है, यह वरीयता क्रम याद रखिएगा। ठीक है। परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। इन पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में 2 बार होती है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। युद्धकालीन वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र की शुरुआत 1950 में की है। अशोक चक्र क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड, ये सभी देख लीजिएगा। इतना फैक्ट नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी देख लीजिए। ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, देखिए 2022 के जो 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी 1954 में स्थापित किया गया था इसे। और प्रारंभ में इसे स्टेट अवार्ड कहा जाता था। इसे अगर बात करें पुरस्कार के रूप में 2 राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, 2 उत्कृष्ट प्रमाण पत्र और क्षेत्रीय फिल्मों के लिए 12 रजत पदक प्रदान किया जाता है। ठीक है। इस पुरस्कार का जो प्रबंधन है 1973 के फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। और पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, फीचर श्रेणी में, गैर फीचर फिल्म श्रेणी में और सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ लेखन की श्रेणी में दिया जाता है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार की बात करें तो इसके अंतर्गत भारत के उस राज्य को दिया जाता है जिसने फिल्म उद्योग के विकास को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है। यूनेस्को का प्रिक्स वर्साय पुरस्कार 2023 यह किसको दिया गया ये हम लोग देखेंगे। देखिए इसको हम लोग बस यहीं तक पहुँच करते हैं, बाकी जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसे कल देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं, बस 1-1 घंटे का वीडियो बनाया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को भी इसे बोरियत फील ना हो और आराम से जो है आप लोग इसे देख सकें। ठीक है। तो बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।